तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में जो ये रेल आपका मूव करेगी, है ना, रेलगाड़ी जो आपका सर्कुलर टर्निंग पे मूव करेगी, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने क्या किया है, पटरियों को बैंक्ड कर दिया है। यानी वो जो रेल्स हैं, लाइन हैं, उनको बैंक कर दिया है। उसमें से इनर वाले के रिस्पेक्ट में आउटर वाले को हमने थोड़ी सी हाइट दे दी है। तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा, जैसे रोड की बैंकिंग होती है वैसे ही यहाँ पे रेलवे ट्रैक की बैंकिंग की गई है, और ये आपका ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ये आपका इनर ट्रैक है जो कि इस तरीके से जा रहा होगा, और ये आउटर ट्रैक। आ रही है बात समझ में? और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों ट्रैक के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आउटर ट्रैक है ये इनर ट्रैक के रिस्पेक्ट में कितनी हाइट तक ऊपर उठा दिया गया है ना। ये x दिया हुआ है, ये h आपसे पूछा गया है। तो मान लो ये एंगल थीटा है। तो बैंकिंग वाला हम लोग कंडीशन जानते हैं। बैंकिंग वाले कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका नॉर्मल फोर्स इस तरीके से लग रहा होता है, नीचे mg लग रहा होता है बच्चों, और इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और वो कंपोनेंट कितना होगा तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। अगर ये थीटा है, देखो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, जैसा कि हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर टूट गया, दैट इज n cos थीटा, और एक कंपोनेंट टूट गया सामने, दैट इज n sin थीटा। और ये n sin थीटा जो है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, दैट इज Fc। और ये जो mg है इसको बैलेंस करने का काम कौन कर रहा होगा, n cos थीटा। ठीक है ना, सिंपल सिंपल चीज है। अब यहां पे हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग बोल सकते हैं बच्चों n sin थीटा इज इक्वल टू Fc। सो n sin थीटा, और ये Fc हो गया आपका mv स्क्वायर्ड बाई r। क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स ये आ गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हो गया वर्टिकल में, दैट इज n cos थीटा इज इक्वल टू mg। उसने किसको बैलेंस किया है, mg को। अब इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल्स टू कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये v स्क्वायर्ड अपॉन rg। अब देखो अपने को निकालना क्या है, तो अपने को निकालना है ये हाइट h। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन के जैसा काम कर रहा है। तो इस ट्रायंगल की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन बेस, और वो कौन है x। तो tan थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं h अपॉन x से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग h अपॉन x इक्वल्स टू v स्क्वायर्ड अपॉन rg। सो h इक्वल्स टू v स्क्वायर्ड x अपॉन rg। ठीक है, अब v की बात करें तो v जो है हमारा दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो वो आ जाएगा आपका 10। रेडियस आपका 200 मीटर दिया हुआ है, और g की वैल्यू 10 लेनी है। तो सबको पुट करो, तो सबको अगर यहाँ पुट करोगे तो v स्क्वायर हो गया आपका 100। ठीक है, x दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर। देखो यहाँ पे रेल्स के बीच का डिस्टेंस 1.5 मीटर है, तो 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 200, दिस इज 200, और g की जगह 10 कर दिया हमने। अब देखते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, तो ये हमने 2 0 कैंसिल कर दिया। अब ये आ रहा है आपका कितना, सो h इक्वल्स टू, इस पॉइंट को भी हटा दोगे तो एक 0 और नीचे आ जाएगा, तो ये 15 अपॉन 200 मीटर्स आ रहा है। तो हमें ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे तुम देख सकते हो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, 2 0 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट जो है, जो आउटर रेल है उसकी हाइट जो होनी चाहिए इनर के रिस्पेक्ट में 7.5 सेंटीमीटर हाइयर।
ओके, तो h की वैल्यू आ जाएगी 7.5, तो आंसर हो गया फर्स्ट। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की। देखो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, हालांकि अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये बहुत आराम से बन जाएगा। ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। यहां पे जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, टोटल 3 फोर्सेस दिखाए गए हैं। ये 4 न्यूटन का है, ये 2 न्यूटन का है और ये 1 न्यूटन का है। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट ये आपका यहां पे 2 न्यूटन है और 1 न्यूटन तो आपका इस तरीके से दिया हुआ है। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड, जिससे कि आपका रिजल्टेंट जो हो वो सिर्फ y के लॉन्ग हो। बात समझ रहे हो? अब आपको एक चौथा फोर्स आपको लगाना है, ठीक है। वो इस तरीके से लगाना है ताकि इन तीनों का जो और उसको मिला के, यानी उस चारों फोर्स को मिला के जो आपका रिजल्टेंट आए वो y के लॉन्ग आए। तो कैसे सोचेंगे बच्चों? तो देखो, आप पहले इसका हम डायग्राम हम लोग बनाएंगे, उसके बाद सोचते हैं। सबसे पहले अब एक तरीके से कहो तो ये फोर्स के अलावे वेक्टर का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, इसमें आपका वेक्टर का एप्लीकेशन है। मान लो ये आपका एक्सिस इस तरीके से है, ठीक है, ये एक्सिस हो गया, क्लियर। अब अगर ये एक्सिस हो गया तो इसमें आप देख सकते हो फोर्स कौन कौन सा है, 1 न्यूटन का, 4 न्यूटन का और 2 न्यूटन का। ओके, तो यहां पे एक काम करते हैं, ये हो गया आपका 4 न्यूटन और ठीक इसके अपोजिट इस तरफ, ठीक इसके अपोजिट इस तरफ क्या है, 2 न्यूटन, क्लियर। और ये एंगल दिया हुआ है बच्चों 30 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद देख लो जो दूसरा एक फोर्स है वो है आपका 1 न्यूटन का, यहां पे 60 डिग्रीज पे, ठीक है। तो एक काम करो, ये 1 न्यूटन का है पहले, और चौथा हम लोग सोचेंगे अभी। पहले इन दोनों में से हम लोग एक को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? तो देखो 4 इधर लग रहा है, 2 इधर लग रहा है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो सीधी सी बात है इसको तो तुरंत इसका रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो 4 इधर 2 इधर, तो अपोजिट में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सीधी सी बात है इन दोनों के बजाय एक ही दिखा दो और वो भी रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है ये 2 है, तो नेट इधर हो गया। तो बच्चों यहां पे हम लोग एक फोर्स को हम लोग हटा देंगे, जिससे कि अपना कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो गया। तो हम लोग पहले 3 को 2 में कन्वर्ट कर लिए, एक ये हो गया 2 न्यूटन का और ये हो गया 1 न्यूटन का, और अब एक और तुम्हें लगाना है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका रिजल्टेंट देखो, इसका रिजल्टेंट मैं बोल रहा हूं, इसका कंपोनेंट तोड़ दो। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, इसको F1 मान लो, ठीक है ना, और इसको F2 और F3 अपने दिमाग में सेट रखो आप। तो बच्चों यहां पे F1 प्लस F2 प्लस F3 है ना, ये सब मिलके किधर होना चाहिए, y एक्सिस। तो y एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए। इसका मतलब है कि इन दोनों के x कंपोनेंट को पहले देख लो, मतलब सारे फोर्स का x कंपोनेंट का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। अच्छा, वो जो तीसरा फोर्स लेना है वो आपको कम से कम लेना है। देखो देखो लिखा हुआ है मिनिमम, ये नहीं कि कुछ भी ले लेना है, कम से कम कितना लेना है। तो सीधी सी बात है, यहां पे देख लो, एक चीज समझो यहां पे कि आप इस 2 न्यूटन का 2 कंपोनेंट तोड़ोगे, एक ऊपर टूटेगा आपका 2 cos 30 और दूसरा इधर टूटेगा 2 sin 30, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 1 का इसके साथ टूटेगा 1 cos 60 और ऊपर टूटेगा 1 sin 60। समझ गए ना, कंपोनेंट तोड़ना तो आता ही होगा, जिसके साथ एंगल बना उसके साथ cos, दूसरा वाला sin। 2 sin 60 का रिजल्ट जो आएगा, इसका अगर रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 sin 30, sin 30 1/2 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1 न्यूटन। और 1 cos 60, तो cos 60 होता है हाफ, 1 इंटू हाफ हो जाएगा 0.5। तो बच्चों अब देखो y के लॉन्ग क्या है, इससे मतलब ही नहीं है,
क्योंकि अपने को लास्ट में रिजल्ट तो y के लॉन्ग ही चाहिए, आपको x को खत्म करना है, बस x कंपोनेंट को खत्म करना है। तो अब देखो इस वेक्टर का F2 का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है आपका 1 न्यूटन, और F1 का इधर एक कंपोनेंट आ रहा है 0.5 न्यूटन। तो एक काम करते हैं, x के लॉन्ग देखो कितना हो गया, तो x के लॉन्ग अगर देखें तो इधर 1 न्यूटन, इधर हाफ न्यूटन, तो x के लॉन्ग इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर ही आपका 0.5 न्यूटन होगा। ठीक है, इन दोनों का अगर x के लॉन्ग देखें रिजल्टेंट तो 0.5 न्यूटन। तो अगर आप उस तीसरे फोर्स को यानी F3 को ठीक इधर ही लगा दो 0.5 न्यूटन का, तो ये भी अगर 0.5 हो गया तो बच्चों 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं। इस 1 को बैलेंस करने के लिए 0.5 तो ये दे ही रहा था, प्लस इधर ही 0.5 और लगा दो, तो आप इस तरीके से ये भूल भी जाओ, चलो इसको इस तरीके से मत करो, इसको रहने दो, आप ऐसे ही सोचो ना कि इधर ये आया 1 न्यूटन, ये था 0.5, तो वो तीसरा भी अगर इधर ही 0.5 हो तो 0.5 हो जाएगा 1, और वो 1 इस 1 को अगर बैलेंस कर लिया तो x का काम हो गया खत्म। तो नेट रिजल्टेंट किधर आ जाएगा आपका, जो नेट रिजल्टेंट है वो आ जाएगा आपका y के लॉन्ग, है ना। ये 2 cos 60 हो जाएगा, 2 cos 30 प्लस 1 sin 60। अपने को नेट रिजल्टेंट पूछा भी नहीं है, अपने को बस ये कहा है कि किस तरीके से नेट रिजल्टेंट y के लॉन्ग आए, तो उसके लिए आपको x का सब खत्म करना पड़ेगा। तो x में आपको सीधी सी बात है, तो क्या किया हमने, सीधी सी बात है, आपको x कंपोनेंट 0 करवा लेना है। सारे वेक्टर्स का x कंपोनेंट लिख लो, और जितना फोर्स चाहिए उस x को बैलेंस करने के लिए वो फोर्स लगा दो आप, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो सबसे कम न्यूटन जो चाहिए अपने को 0.5 न्यूटन से ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसको राइट डाउन कर लो, और कुछ लिखना है तो। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका, इसमें एक लिफ्ट को, एलिवेटर को लेके क्वेश्चन है। तो ये देखो एलिवेटर है, और एलिवेटर का सपोर्टिंग केबल है, ये आपका AIPMT 2009 में पूछा है। तो एलिवेटर में जो टेंशन है वो टेंशन आपको दिया हुआ है 28,000, है ना, ध्यान से देख लो, 28,000 टेंशन दिया हुआ है, और इसका मास जो है वो है 2000 kg। तो मास नीचे लग जाएगा m इंटू जी, अगर फोर्स लगाओगे तो ये 20,000 निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो ऊपर 28,000, नीचे 20,000, इसका मतलब है कि ये एलिवेटर जो है ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। तो इतना आसान यहाँ पे पूछा है, अपने को एक्सेलरेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन पहली बात है कि अपवर्ड होगा, क्योंकि टेंशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू mg, और ये कितना होगा, तो t माइनस mg इक्वल्स टू ma, और यहाँ से आप इसमें से 28,000 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे, 8,000 इक्वल्स टू 2,000 इंटू a, तो a इक्वल्स टू आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये एलिवेटर जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी देखना था और आपको मैग्नीट्यूड भी देखना था। एक सिंपल क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में हो सकता है डायरेक्शन में आप गलती कर जाओ, लेकिन आसान क्वेश्चन है। तो किसी को राइट डाउन करना है तो लिख लो, लिख लिया आपने। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 के बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पूछा है AIPMT 2004 में। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये μs है, μ5 नहीं है μs, बिटवीन ब्लॉक A एंड 2 kg ऑफ टेबल शोन इन फिगर इज 0.2। ठीक है ना, A और टेबल के बीच में है ये आपका 0.2। What would be the maximum value of block so that the both block does not move? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा जेई मेन में भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द स्ट्रिंग, अच्छा ये सब लिखा हुआ है कि सबको आप स्मूथ और मासलेस अज्यूम करो, तो कुछ नहीं है बच्चों, सीधी सी बात है, बी का आपको बताना है, किसका मास बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी सो दैट ब्लॉक डज नॉट। ठीक है, तो बी का ज्यादा से ज्यादा वजन बताओ ताकि ये मूव ना करे। तो सीधी सी बात है, इसके टेंशन को अपोज करने वाला आपको फ्रिक्शन बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों।
तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 28 में अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 28 में अपने को क्या करना है, तो देखो यहाँ पे ये ब्लॉक है इस तरीके से, ये आपका पुली हो गया और ये पुली पे हैंग करता हुआ दूसरा ब्लॉक हो गया। आप देख सकते हो ये ए है वो बी, तो आपका यहाँ पे ये ए है और ये आपका बी है। ए के लिए आप दिखा दो डायग्राम में, फोर्स ऊपर नॉर्मल, नीचे एम ए जी और पीछे लग जाएगा बच्चों। तो चूंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम खींच रहे हो तो फोर्स भी लगाओगे एफ एस मैक्स, और ये लग जाएगा टेंशन टी, यहाँ भी टी, और ये नीचे लगेगा एम बी जी। क्लियर बच्चों? इस तरीके से बी के ऊपर आपका एक डाउनवर्ड फोर्स लग गया एम बी जी। अब जैसा कि ये लिखा हुआ है कि कोई मूव तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बी के लिए अगर लिखें तो बी के लिए टी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम बी जी के बराबर, है ना। ये टेंशन इसके वेट को बैलेंस कर लेगा, और बी का आपका मास दिया हुआ होगा। बी का मास कितना दिया हुआ है, तो बिटवीन ए एंड ठीक है, अच्छा बी का मास ही अपने को निकालना है, ठीक है ना। तो बी का मास निकालना है, कोई बात नहीं, ये एक इक्वेशन हो गया। अब ए के पास चलो, ए भी आपका रेस्ट में है, तो ए के लिए आपका जो टेंशन है ये एफ एस मैक्स के इक्वल होगा, और एफ एस मैक्स जो होगा बच्चों वो होगा म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की जगह आप चाहो तो लिख सकते हो ये नॉर्मल जो है ये इसके वेट से बैलेंस हुआ है, दैट इज एम ए जी। कितना सिंपल है। अब देखो t इक्वल्स टू म्यू एम ए जी और t इक्वल्स टू एम बी जी, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, एक और दो से, तो दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो एम बी जी इक्वल्स टू म्यू इंटू एम ए जी। यहाँ से बच्चों g और g कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी निकल के आएगी, 0.2, सॉरी दी गई है 0.2, और मास जो दिया हुआ है वो कितना है आपका, तो मास दिया हुआ है कितना, 2 kg ना, यस, तो 2 kg, ये आ गया आपका 0.4 kg। तो इतना सिंपल है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो ये भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है, आप जरा अच्छे से इसको देख लो। इसको सेलेक्ट करने के पीछे यही रीजन है कि ये बार बार किसी न किसी फॉर्म में आता है। यहाँ पे एक वेज लिखा हुआ है, वेज। वेज का मतलब सबसे पहले तो ये समझो इंक्लाइन, है ना, वेज का मतलब इंक्लाइन। तो एक इंक्लाइन प्लेन हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन बना दिए। अब कह रहा है कि इसके जिसका इंक्लिनेशन है थीटा, और इंक्लिनेशन है थीटा, और ये इंक्लाइन जो है आपका सरफेस पे रखा हुआ है। फिर कह रहा है बच्चों कि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं, इस पूरे इंक्लाइन को हॉरिजॉन्टली क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। इस तरीके से एक्सेलरेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर रखा हुआ जो ये ब्लॉक है ये आपका क्या रहे, रेस्ट में। देखो एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट, यहां गौर करना, द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। क्लियर है। ऐसा हम लोग थ्योरी पढ़ते समय इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं। तो बच्चों आपको मैंने पहले भी प्रूव किया हुआ है कि इसका आंसर होगा जी टैन थीटा, अगर एक्सेलरेशन की बात पूछे तो। लेकिन अपने को यहां एक्सेलरेशन नहीं, कुछ और पूछा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन ऑन द ब्लॉक। तो आप जो है ब्लॉक के ऊपर इंक्लाइन के द्वारा कितना फोर्स लगेगा ये आपको बताना है, ठीक। आइदर आप तो एक तो इसका ये याद रखो कि ये जी टैन थीटा से मूव करवाने पे ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहता है। मैं एक बार उसको सॉल्व भी कर देता हूं फिर से, ताकि आपको वो समझने में दिक्कत ना हो। तो देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग फिर से एक बार फ्रेश डायग्राम बना लें। तो डायग्राम 29 का हम लोग काम कर रहे हैं। तो डायग्राम ये हो गया कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, और इस इंक्लाइन को हम लोग आगे की ओर एक्सेलरेट करेंगे। और ये ब्लॉक जो है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर डायरेक्ट जी टैन थीटा अगर याद रहेगा फिर तो ये तुरंत बन जाएगा, और जिसको याद नहीं है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से कर देता हूं ताकि दूसरे कुछ लोगों को रिवाइज भी हो जाए। तो मान लो ये इंक्लाइन अगर आगे जा रहा है और इतना एक्सेलरेशन से भेजना है ताकि ये रेस्ट में रहे इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में,
लेकिन ग्राउंड से बैठ के जो देखेगा ऑब्जर्वर, उसको तो ये इस इंक्लाइन के साथ साथ जाएगा। जैसे कि बस में अगर हम लोग बैठते हैं तो बस की वेलोसिटी और बस का एक्सेलरेशन भी हम लोग का एक्सेलरेशन होता है। तो ठीक इसी तरीके से, जबकि हम लोग बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहते हैं, लेकिन ग्राउंड रिस्पेक्ट में हम लोग मूव कर रहे होते हैं, वैसे ही ये इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में आपका ये ब्लॉक रेस्ट में होगा, लेकिन ग्राउंड से देखने पे ये ब्लॉक भी आगे ए से आपको जाता हुआ फील होगा। अब इस ब्लॉक पे फोर्स दिखाओ, कौन कौन सा फोर्स दिखाओगे? एक दिखा दो mg, ठीक है। अब इसमें स्यूडो फोर्स मत लगा देना, आप ग्राउंड पे बैठे हो तो रियल फोर्स ही लगाओगे, और दूसरा लगेगा नॉर्मल, ठीक। अब देखो यहां पे, चूंकि ये ग्राउंड से आगे की ओर एक्सेलरेट होता हुआ दिखेगा, कौन? ये ब्लॉक। किसके? क्यों? क्योंकि इंक्लाइन पे रेस्ट में है, तो इंक्लाइन जिधर जाएगा इसको भी जाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हमने एक एक्सिस मान लेना है इसके एक्सेलरेशन के लॉन्ग। न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन के लॉन्ग एक एक्सिस आपको जरूर मानना है। तो मान लेते हैं इधर एक्स एक्सिस हो गया, तो दूसरा एक्सिस ऑटोमेटिकली आपका कौन सा हो गया? वाई एक्सिस, ठीक है। दूसरा हो गया वाई एक्सिस। अब जैसा कि देखो ये एंगल है थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये भी होगा थीटा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो यहां से नॉर्मल के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक कंपोनेंट वर्टिकली टूटेगा, दैट इज n cos थीटा, वर्टिकली ऊपर टूटेगा n cos थीटा, और सामने क्या टूटेगा? n sin थीटा। अब एक बात गौर करो, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, तो बच्चों वेज यानी इंक्लाइन ये नॉर्मल फोर्स ही लगा रहा है इस ब्लॉक पे, यही नॉर्मल निकालना है अपने को, याद रखना यही नॉर्मल अपने को निकालना है। तो सबसे पहले काम करो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखो। तो एलोंग एक्स एक्सिस, तो बच्चों एलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग देख सकते हैं हम लोग एकमात्र फोर्स लग रहा है n sin थीटा, जो कि एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है m इंटू ए, है ना, m इंटू ए। और वर्टिकल डायरेक्शन में देखो ये रेस्ट में होगा, जा रहा है हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकली रेस्ट में होगा, तो n cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा होगा? mg। तो n cos थीटा इक्वल्स टू mg। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2। अब देखो यहां से अगर नंबर 1 अपॉन नंबर 2 करेंगे, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g, सो a इक्वल्स टू g tan थीटा। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बोला, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि अगर किसी इंक्लाइन को g tan थीटा से अगर हॉरिजॉन्टली आप एक्सेलरेट करेंगे तो उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। क्लियर है? चलो, लेकिन अब अपने को क्या चाहिए? नॉर्मल। तो किसी भी एक इक्वेशन में चलो, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो फ्रॉम टू तो n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? mg बाई कॉस थीटा। तो अपने को सीधा आंसर mg बाई कॉस थीटा, अपने को ये g tan थीटा लिखने का जरूरत नहीं था, बल्कि हम लोग को तो सीधा आंसर लिख देंगे, डायग्राम बनाएंगे और कहेंगे वर्टिकली ये रेस्ट में होगा, तो n इक्वल्स टू mg बाई कॉस थीटा, और यही पूछा था कि नॉर्मल कितना होगा। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया, ये क्वेश्चन में जिक्र हुआ, लेकिन आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जी tan थीटा से अगर किसी इंक्लाइन को आगे ले जाते हैं तो उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक क्या रहता है? रेस्ट में। तो इसको आप राइट डाउन कर लो, लिख लिया आपने बच्चों? चलो, तो इसका आंसर हो गया mg बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो ये भी बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, एकदम आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये मंकी वाला भी प्रॉब्लम बहुत ढेर सारा बार बार पूछता है बच्चों। तो इसमें लिखा हुआ एक मंकी है जिसका मास 20 kg है, होल्डिंग ए वर्टिकल रोप, एक सीधी रस्सी लटकी हुई है और उसके सहारे वो मंकी है, होल्ड कर रहा है उसको। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन द मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, बट विल ब्रेक इफ मास, यस। अब देखो जो रस्सी है उस रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी गई है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ समझते हो? वह मैक्सिमम टेंशन जो वो रस्सी झेल सकती है, तो वो 25 kg के वजन को झेल सकती है। इसका मतलब है कि टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू जो वो झेल सकता है वो है 250 न्यूटन। ध्यान से सुनो, लिखा हुआ है, यहां कंफ्यूज मत करना, मंकी का मास 20 kg है, लेकिन उस रस्सी की जो क्षमता है वो है 250 न्यूटन झेलने की। तो कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन
विथ विच द मंकी कैन क्लाइम अप अलोंग द रोप। अब पूछ रहा है कि वो मंकी उस रोप पे मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से जा सकता है, जो कि बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। आप देखो क्या करोगे। सबसे पहली बात कि ये मंकी कैसे रोप पे क्लाइम करेगा उसको देखते हैं। जैसे मान लो ये रोप है, ठीक है, और यहां पे ये मंकी है, ये मंकी है आपका, मंकी जैसा लग ही रहा है लगभग। अब ये मंकी इस रोप पे क्लाइम करना चाहता है, तो मंकी अगर रोप पे क्लाइम करना चाहेगा तो वो रोप को किधर पुल करेगा, नीचे, ताकि रोप उसको किधर पुल करेगी, ऊपर, है ना। तुम रस्सी को नीचे खींचोगे तो रिएक्शन में रस्सी तुमको ऊपर खींचेगी, तो निश्चित तौर पे तुम पे एक फोर्स लग रहा होगा, टेंशन ऊपर की ओर टी, और तुम पे अपना mg लग रहा होगा नीचे, ठीक। अब तुमको अगर ऊपर की ओर एक्सेलरेट करना है तो नेट फोर्स ऊपर चाहिए, और नेट फोर्स के लिए टेंशन को mg से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। तो लेकिन ये जो टेंशन इसके ऊपर लगाएगा, कौन लगाएगा, ये रस्सी। लेकिन ये रस्सी का जो मैक्सिमम क्षमता है टेंशन लगाने का वो 250 न्यूटन ही है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम तभी होगी जब आपके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ऊपर जितना ज्यादा फोर्स लगेगा तुम उतना तेज एक्सेलरेट करोगे। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है तुम पे, 250। तो 250 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहां पे एक्सेलरेशन निकाल लो। तो सीधी सी बात है, फॉर ए मैक्स आप क्या लिखोगे, टी मैक्स यानी मैक्सिमम टेंशन, मंकी का अपना वेट नीचे लग गया mg इक्वल्स टू m इंटू ए मैक्स। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो 250 माइनस 200, 20 kg का है तो g से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे आपका 20 इंटू ए मैक्स। तो यहाँ से बच्चों एकदम आराम से ए मैक्स इक्वल्स टू 50 अपॉन 20, तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आ गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ऐसे भी इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना कि जब कभी भी मंकी वाला ऐसा है तो ए मैक्स बराबर आप सीधा लगा देना, जो कि आपको मैंने क्लास में बताया हुआ है, BS ब्रेकिंग स्ट्रेंथ माइनस mg डिवाइडेड बाई m। ठीक है ना, ये पुट कर दोगे, इतना कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो 250 माइनस 250, ठीक है, 50 अपॉन 20 तो 2.5। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों, तो 2.5 से। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लो जिसको करना है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में देखो क्या लिखा हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास m1। ठीक है ना, एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है m1, और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। फिर एक लाइट स्ट्रिंग से दूसरा ब्लॉक से कनेक्टेड है, बीच में एक पुली भी है, वो भी आपका मास लेस है, और दूसरे ब्लॉक का मास क्या है m2, और कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के। तो पूछता है व्हेन ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल टेंशन इन द स्ट्रिंग। बहुत सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है बच्चों नीट 2015 में। तो आप इससे अंदाजा लगाओ, आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में आपको करना क्या है, तो सिंपल सा एक न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है, जिसमें आप देखो कि ये इस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ है ए, और ये पुली के ऊपर से यहाँ रस्सी पास करके यहाँ एक दूसरा ब्लॉक हो गया बी। ठीक है, अब इसका मास कितना कितना दिया हुआ है, ए का मास m1 है, दूसरे का m2 होगा, सर्टेन है। ये m1 है और दूसरे का ये m2 होगा, है ना। ब्लॉक बी का मास देखो क्या है, m2। अब सीधी सी बात है, अगर स्लाइडिंग हो रही है मतलब कि ये नीचे डाउन एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये आगे एक्सेलरेट कर रहा होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग रहने पे टेंशन क्या रहता है, सेम रहता है, टेंशन टी हो गया, यहाँ भी टी हो गया, और इसके ऊपर आपका यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा क्योंकि रफ सरफेस है, दैट इज Fk। अब तो कुछ करना ही नहीं है, आपको यही टेंशन निकालना है कि टेंशन कितना होगा। तो आप इक्वेशन लिखोगे m2 के लिए, तो देखो m2 नीचे आ रहा है, तो जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है उस फोर्स को हम लोग मानते हैं प्लस, दैट इज m2g। नीचे लग रहा है और t लग रहा है ऊपर, तो m2g माइनस टी इक्वल्स टू क्या हो गया, m2 इंटू ए। एक इक्वेशन आ गया, आ रही है बात समझ में। और दूसरा इक्वेशन हम लोग किसके लिए लिखेंगे, m1 के लिए। m1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो उसका अपना वेट दैट इज m1g, दूसरा ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। ठीक है ना, तो नॉर्मल किसके इक्वल होगा, m1g के। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें
तो बच्चों टी माइनस फ्रिक्शन लग गया एफ के इक्वल्स टू m1 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये टेंशन देखो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे m2g, और जहाँ एफ के है तो एफ के क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों म्यू इंटू नॉर्मल। यहाँ म्यू के लिखेंगे क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। नॉर्मल की जगह बच्चों m1g लिखेंगे क्योंकि ये नॉर्मल m1g को यहाँ पे ऐसे बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया म्यू के m1g, है ना, और यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इज m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहाँ से बच्चों a मिल जाएगा, लेकिन अपने को टेंशन पूछा जा रहा है। तो a इक्वल्स टू आ गया आपका क्या, a इक्वल्स टू आ गया, आप इसमें से g कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू म्यू के इंटू जी, और डिवाइडेड बाई बच्चों m1 प्लस m2। ये आपका a आ गया। अब इस a को उठाओ और कहीं भी जाके पुट कर देंगे तो वहां से अपने को टेंशन मिल जाएगा। जैसे मान लो हम लोग नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। तो पहले इतना राइट डाउन कर लो, जल्दी से कर लिया आपने। चलो अब a को लेके हम लोग कहीं भी चलते हैं, किसी भी इक्वेशन रख लेते हैं, नंबर 2 में ही रख लेते हैं। तो फ्रॉम टू, तो 2 में देखो t एफ के जगह क्या लिखोगे, फिर से म्यू के m1g इक्वल्स टू m1 इंटू ए, है ना। ये नंबर 2 यही है ना अपना, t एफ के जगह म्यू के m1g इंटू m1 इंटू ए, और a के जगह इस पूरे को पुट कर दो। तो t इक्वल्स टू क्या निकल के आया, इसको भी उधर भेज दो। तो म्यू के m1g, ठीक है, प्लस m1, और a की जगह ये पूरा हो गया, a की जगह ये पूरा क्या हो गया, m2 माइनस m1 इंटू म्यू के इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपका निकल के आया। अब इसमें क्या करना है अपने को, थोड़ा शॉर्टकट लगा देना है, कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे बच्चों, हम लोग कॉमन ले सकते हैं m1g, है ना। इसको मैं ऊपर कर दूं, ये तो पहले का लिखा हुआ है, ये तो आपने लिख रखा है ना पहले से, ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको m1g कॉमन ले लेना है। तो यहाँ क्या बचा, म्यू के प्लस m1g तो कॉमन ले लिया आपने, और यहाँ क्या बच रहा है, m2 माइनस म्यू के m1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया m1g, और ये क्या हो गया, म्यू के m1 प्लस म्यू के m2, ठीक है, माइनस म्यू के m1, और पूरे का डिवीजन क्या हो गया बच्चों, m1 प्लस m2। तो बस आपको ढंग से ध्यान से कैलकुलेशन करना है, कॉन्सेप्ट तो कुछ था नहीं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कुछ छूट रहा है, बिल्कुल छूट रहा है, ये m2 छूट रहा है, ये m2 एक छूट गया ना। देखो ये जब जाएगा इधर तो ये म्यू के m1 और ये म्यू के m2, और ये तो आपका माइनस है ही, अब प्लस m2 भी एक है। और बच्चों ये म्यू के m1 और ये म्यू के m1 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया ये m1g, है ना। और इसमें से अगर आप क्या बच गया अंदर में, m2 यहाँ पे है और यहाँ है म्यू के इंटू m2। m2 को भी अगर बाहर निकाल लोगे तो बाहर हो गया m1 m2g, और ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस म्यू के डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो कभी कभी क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, अगर डेटा दिया हुआ रहता तब तो और एकदम आराम से आता। म्यू के म्यू1 की वजह से ऐसा देखो मेरे से भी यहाँ मिस्टेक हो रहा था, तो ये आपको केयरफुल रहना होगा, थोड़ा ध्यान से देखते रहना होगा। तो इस तरीके से आंसर जो है अपना इसमें ये आ जाएगा, दैट इज नंबर 2। इसको म्यू के बना लेना, ये म्यू के, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो गया। तो किसी को लिखना है तो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की। अब देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व दो तरीके से कर सकते हैं। एक ये कि बिना किसी कैलकुलेशन के ही आप इसका आंसर कर सकते हो, और दूसरा आप कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। देखो लिखा हुआ है ए प्लैंक
प्लैंक मतलब है, प्लैंक का मतलब कोई सरफेस या कोई बॉक्स होता है और उसके ऊपर पे विथ ए बॉक्स, अब बॉक्स के ऊपर बॉक्स, जैसे मेरा हाथ है मान लो और इसके ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है। अब फिर मैंने अपने हाथ को धीरे धीरे ऐसे एलिवेट करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका एक तरीके से इंक्लाइन प्लेन। देखो जैसे ये प्लैंक था, पहले ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था, फिर इसका एंगल हम लोग बढ़ाते चले गए। क्लियर? अब जब एंगल बढ़ाते चले गए तो अबाउट अदर एंड, इस एंड के अबाउट, तो एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेज 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। तब ये प्लैंक स्लिप करना शुरू किया, कब? 30 डिग्री पे, और उसके बाद इसने 4 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय किया। तो कहता है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो और प्लस ये भी बताओ कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, और ये वर्ड लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब है पहले स्टैटिक और फिर काइनेटिक, इसमें से सेलेक्ट करना है। तो सुनो, अभी तो अपने को आंसर नहीं पता है, लेकिन अपने को ये पता है कि जो स्टैटिक होता है वो स्लाइटली म्यू के से क्या होता है? बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बड़ा होता है। तो इसमें से पहला स्टैटिक है, दूसरा काइनेटिक है। तो चॉइस देखो, इंटेलिजेंट लोगों के लिए वहां पे गेस किया हुआ रहता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या सोच सकते हैं? अब इसमें से 2 ऑप्शन तो हम लोग तुरंत ही कैंसिल कर लिए। पहली बात कि आपका ये जो है स्टैटिक छोटा नहीं हो सकता है काइनेटिक से, क्योंकि ये स्टैटिक ये काइनेटिक दोनों बराबर भी नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग पूछा तो अलग अलग होगा ही। तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब ये बच गए 2 ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में देखो, पहला वाला स्टैटिक है जो कि काइनेटिक से बड़ा है। तो अब यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी कि आप कौन सा कैलकुलेट करें। तो इसके लिए आप तुरंत कर सकते हो, इस दोनों में से एक सेलेक्ट करना बहुत आसान काम है। आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ रिपोज, है ना, कि वह इंक्लाइन का वह एंगल जिसके लिए वो बस अब स्लाइड करना शुरू करने वाला है, जिस समय एफएस मैक्स लगता है। तो आपको अगर एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू याद है तो आप सीधा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, जहां थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज है 30 डिग्री। तो tan 30 हो गया 1, अच्छा ये हो जाएगा म्यू एस। एंगल ऑफ रिपोज कभी भी म्यू एस की वैल्यू देता है, तो ये 1/√3 और 1/√3 इक्वल टू म्यू एस। तो इसका मतलब है 1 को √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और √3 होता है 1.71 इक्वल टू म्यू एस। अब एक को अगर डिवाइड करोगे किससे? 1.7 से, तो मन में ये सोच के चलो 1 को हटा ही दो, इस 1 को अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो एक को 1.7 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 10 और यहाँ हो गया 17, एक पॉइंट लगाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब फिर 17 को 5 बार में, तो ये हो गया 85, है ना। फिर ये 15 आया, तो 15 आया तो फिर आप उसके बाद 59 समथिंग, तो 0.59 लगभग 6 के आसपास आएगा। तो लगभग 6 के आसपास आएगा, तो सोचो आप कौन सा लोगे, 0.4 या 0.6? तो आंसर हो गया 0.6, ये वाला हो गया। यानी म्यू के कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, म्यू एस तुरंत निकल गया। एक तो ये जल्दीबाजी में आप सॉल्व कर सकते हो, और नहीं अगर तरीके से सॉल्व करना है फिर तो आपको देखना पड़ेगा, वो भी मैं कर देता हूं। तो इस तरीके से बच्चों तुरंत आंसर कर दिए हम लोग, 0.6 और 0.5 होगा, ठीक है। और कायदे से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी मैं बता दे रहा हूं, उसमें क्या करना होगा। उसमें सीधी सी बात है, एंगल ऑफ रिपोज अगर तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें याद नहीं है, तो फिर तो तुम ऐसे देखो इसको कि एक 30 डिग्री के एंगल पे ये जस्ट अभी स्लाइड करना शुरू करने वाला है ना। तो नीचे लग गया आपका क्या, कई बार हम लोग कंपोनेंट तोड़ चुके हैं, mg साइन थीटा, इधर हो गया आपका mg कॉस थीटा, और ये हो गया आपका नॉर्मल, और पीछे की तरफ क्या लग गया बच्चों? एफएस मैक्स। अभी स्लाइड होने की स्थिति में आया है ना, स्लाइड होने वाला है। तो इसका मतलब हो गया कि mg साइन थीटा इज इक्वल टू एफएस मैक्स। जब स्लाइड होने की स्थिति में होगा तो mg साइन थीटा जस्ट एफएस मैक्स के बराबर होगा, या थोड़ा सा बड़ा होगा। तो थोड़ा सा बड़ा का तो नाम लिखते नहीं है हम लोग। फिर एफएस मैक्स की जगह लिख देंगे म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल किसके बराबर है? mg कॉस थीटा के बराबर। तो नॉर्मल के बजाय हम लोग यहाँ लिख देंगे mg कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा।
तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब देखो यहाँ से एम जी कैंसिल हो गया, कॉस को इधर भेज दोगे तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू। लेकिन एफ एस मैक्स में ये म्यू एस यूज होगा और म्यू एस की वैल्यू जो हो जाएगी वो tan थीटा यानी tan 30, और tan 30 होता है 1/√3, जो करीब करीब अपना कितना निकल के आया था अभी 0.6। तो ये तो निकल गया। और इसी एंगल को बच्चों एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, जिस एंगल के लिए वो बस स्लाइड करने की स्थिति में आ जाए। क्लियर? चलो, अब जब एक बार स्लाइड करने लगा तब उस पे स्टैटिक नहीं, तब काइनेटिक लगेगा। ये ध्यान रखो, जब एक बार ब्लॉक स्लाइड करने लगता है बच्चों, फिर तो उस पे अब वो स्लाइड कर रहा है, जिसका मतलब उसको कुछ एक्सेलरेशन मिल गया होगा, तो नीचे अभी भी mg sin थीटा लगेगा, ठीक ना। लेकिन पीछे क्या लग रहा होगा, एफ के, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है mg sin थीटा में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, एफ के को, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। mg sin थीटा एफ के की जगह म्यू के mg cos थीटा कर दोगे, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? यहां से mm कैंसिल कर दो, mm कैंसिल कर दो, तो ये हो गया g sin थीटा इज माइनस म्यू के g cos थीटा इज इक्वल टू a। और a की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, तो ऐसा लिखा हुआ है कि 4 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय किया है। तो आप यहां पे काइनेमेटिक्स लगा दो, तो काइनेमेटिक्स से डेल्टा x इक्वल्स टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए टी, ए निकालना है आपको, और टाइम की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट भी 4 और ये 16, तो ये a अपॉन 2 इंटू 16, तो इस यहाँ से a आ जाएगा बच्चों 0.5। अब जब a 0.5 आएगा, इस a को यहाँ पुट कर दोगे तो आपको बाकी तो g 10 ले लेना, साइन थीटा आपका साइन 30, कॉस 30, तो म्यू के यहाँ से निकालोगे तो तुम डेफिनेटली देखना म्यू के जो है लगभग 5.5 के आसपास आ जाएगा। तो ये 0.6 आ रहा है, ये 0.5 आ रहा है, तो इस तरीके से, तो इसमें इतना अपने को कैलकुलेशन करना पड़ा, वहाँ पे उतना अपने हम लोग दिमाग लगा के भी इसका आंसर कर सकते थे। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जेई मेन में भी आया हुआ है और AIPMT 2013 में तो आया ही है। इसमें क्या कर रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, जिसका इंक्लिनेशन है थीटा। इसका अपर हाफ जो है, इंक्लाइन प्लेन का आधा हिस्सा स्मूथ है और लोअर हाफ में फ्रिक्शन है। एक ब्लॉक है जो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो इनिशियली भी वो रेस्ट में था और फिर कहता है विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम, और फिर नीचे जब आया तो फिर रेस्ट में आ गया। तो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ किसके किसके बीच, ब्लॉक एंड लोअर हाफ ऑफ द प्लेन के बीच। क्लियर है? तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 33। तो बच्चों 33 में करना क्या है, सबसे पहले आप एक इंक्लाइन प्लेन बना दो इस तरीके से, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन का जो अपर हाफ है, ठीक है ना, अपर हाफ मतलब यहां तक, ये मान के चलो ये स्मूथ है, ये एंगल थीटा है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये लोअर हाफ को हमने रेड कलर से बना दिया रफ, और अपर हाफ स्मूथ है। यहां पे जब आपने ब्लॉक को रिलीज किया तो यहां ब्लॉक की वेलोसिटी थी 0, ठीक। अब ये नीचे की ओर एक्सेलरेट हुआ होगा स्मूथ सरफेस पे, तो स्मूथ सरफेस पे तो बच्चों नीचे एक ही फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, जो कि एक्सेलरेशन दे रहा होगा g sin थीटा, क्योंकि एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर है, जिसको बैलेंस किसने कर लिया, mg cos थीटा ने। तो ये आपका मान लो इस पॉइंट को मान लो आप A और इस पॉइंट को मान लो B। तो A से B तक इस पे एकमात्र फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, जो इसके स्पीड को बढ़ाता चला आएगा। जब ये B पे पहुंचेगा बच्चों,
उस समय तक इसकी स्पीड बहुत बढ़ चुकी होगी, मान लेते हैं v0। ठीक है, तो पहले v0 भी निकाल लेते हैं। a से b का डिस्टेंस x है, और बच्चों b से c, इसको c मान लो, c से b का भी डिस्टेंस क्या है x, क्योंकि ये b क्या है आपका मिड पॉइंट। तो पहले बात करते हैं a से b तक। तो a से b तक की बात कर लेते हैं फटाफट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है, mg साइन थीटा। mg का ये कंपोनेंट लग रहा है, कई बार ये काम कर चुके हैं हम लोग। तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a1 मान लो, mm कैंसिल हो गया, तो a1 इक्वल्स टू g साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन आ गया। यहां पे इसकी वेलोसिटी v0 निकाल लो। v0 कैसे निकालोगे बच्चे, तो आप काइनेमेटिक्स में ये फॉर्मूला पढ़े हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं a डॉट डेल्टा एक्स। अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो यहां प्लस लिख देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी देखो यहां v0 स्क्वायर्ड है, AB का फाइनल v0 है, इनिशियल है आपका 0, अब प्लस 2, और यहां पे हो गया g साइन थीटा, और डिस्टेंस कितना है x। तो इस तरीके से v0 स्क्वायर इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एक्स, ये एक इक्वेशन आ गया। अब क्वेश्चन के अगले हिस्से में चलते हैं। जब बच्चों ये इस पोर्शन में आया, यहां पे आया, मान लो यहां के बाद आगे बढ़ा, तो यहां से इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा। नीचे mg साइन थीटा तो लग रहा होगा अभी भी, mg साइन थीटा, लेकिन ये मत भूलो कि पीछे अब फ्रिक्शन लगने लगेगा, जिसकी वजह से अब इसकी स्पीड घटेगी। और क्वेश्चन के हिसाब से फाइनली ये यहां पे आके रेस्ट में आ जाता है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इसका मतलब है जरूर काइनेटिक फ्रिक्शन mg साइन थीटा से बड़ा होगा, इसलिए ये रिटार्डेशन पैदा किया होगा ऊपर की ओर। अन्यथा अगर नीचे की ओर ही अगर mg साइन थीटा बड़ा होता तो और स्पीड बढ़ता, लेकिन लिखा हुआ है रेस्ट में, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है mg साइन थीटा से, इसलिए ये स्लो होना शुरू हो गया और फाइनली रेस्ट में आ गया। तो ये जो A2 रिटार्डेशन है इसकी वैल्यू निकाल लो। तो हम लोग बात कर रहे हैं कहां से कहां तक, B to C तक के लिए। तो पीछे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, नीचे लग रहा है mg साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब कहोगे Fk में से उसको क्यों घटाए, इसलिए घटाए क्योंकि एक्सेलरेशन तो पीछे की ओर है, और न्यूटन का लॉ कहता है एक्सेलरेशन के लॉन्ग जो फोर्स लगेगा उसको प्लस लेना है और दूसरे को घटाना है। अब Fk की जगह हम लोग लिख देंगे म्यू mg कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू A2। अब यहां से mm कैंसिल कर दो, ठीक है, और g कॉमन ले लो, तो ये आ गया म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बच्चों आ गया क्या, A2। क्लियर। अब देखो आप B से C के लिए, B से C के लिए क्या हो रहा है, v0 हो गया इनिशियल और फाइनल क्या हो गया 0। तो इसके लिए जब काइनेमेटिक्स से इक्वेशन लिखेंगे तो फाइनल है 0 और इनिशियल क्या लिखोगे, v0 स्क्वायर, है ना। फाइनल इसके लिए 0 है और इनिशियल v0 है, और यहां प्लस है, इसके इसमें माइनस लिखोगे क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो माइनस 2a2 इंटू एक्स। फिर यहां से इसको इधर भेज दो, तो 2a2x इक्वल्स टू v0 स्क्वायर। अब v0 स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, 2g साइन थीटा एक्स, तो 2a2x इक्वल्स टू 2g साइन थीटा इंटू एक्स। अब बच्चों यहां से देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया पहली बात, x से x कैंसिल हो गया, तो a2 इक्वल्स टू क्या हो गया, g साइन थीटा, और a2 क्या है आपका वो देख लो। तो पहले आप इसको राइट डाउन करो, फिर हम लोग फाइनल आंसर लिखते हैं। लिख लिया आपने, चलो अब देखो, अब यहां पे आपका है a2 इक्वल्स टू g साइन थीटा, और a2 की जगह क्या लिखोगे, तो a2 की जगह ये पूरा लिख दो, दैट इज g म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू g साइन थीटा। अब बच्चों यहां से g और g हो गया कैंसिल, तो सीधी सी बात है म्यू कॉस थीटा और साइन थीटा को उधर भेज दो, इक्वल्स टू 2 साइन थीटा
1 साइन थीटा तो पहले से था, ये भी गया तो हो गया 2 साइन थीटा। फिर म्यू इक्वल्स टू, कॉस को उधर भेज दोगे तो म्यू इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपना आंसर आ गया म्यू इक्वल्स टू 2 टैन थीटा। आ रही है बात समझ में? तो इसका आंसर जो है आपका म्यू इक्वल्स टू 2 टैन थीटा निकल के आएगा। इसको लिख लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखो क्या लिखा हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर में, और ये आपका आया है AIPMT 2011 में। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, ये फैक्ट्रीज में ज़्यादातर यूज में आता है। कन्वेयर बेल्ट में एक सरफेस होता है, सरफेस जैसा होता है जो देखने में आपको लगेगा, और वो सरफेस होगा मूविंग, वो सरफेस चल रहा होगा, और समझो कि सरफेस ही चल रहा है। उसके ऊपर अगर किसी ब्लॉक को आप रखोगे तो ब्लॉक की तो वेलोसिटी 0 है, और अगर उसको सरफेस पे रखोगे तो सरफेस पे वो घिसेगा, क्योंकि ब्लॉक के पास वेलोसिटी नहीं है, वो इनर्शिया के कारण रेस्ट में रहना चाहेगा, लेकिन सरफेस आगे घिसेगा। तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा? ब्लॉक जो है सरफेस पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की ओर, क्योंकि ये सरफेस उस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में किधर जाना चाहता है? आगे। तो इस सरफेस पे ब्लॉक पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, तो जवाब में ये सरफेस ब्लॉक पे आगे फ्रिक्शन लगाएगा, और वो फ्रिक्शन ही ब्लॉक को धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा। कब तक? जब तक कि उसकी वेलोसिटी और कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, और उसके बाद दोनों साथ साथ चलेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो सरफेस पहले से आगे जा रहा था, अब ब्लॉक रेस्ट में था, तुमने ब्लॉक को गिरा दिया, तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में तो सरफेस आगे जब जा रहा था, तो सीधी सी बात है ब्लॉक को सरफेस आगे जाते हुए दिखेगा, तो ब्लॉक सरफेस पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे, और जवाब में ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, और वही फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेट करवाएगा, और एक्सेलरेशन से इसको क्या होगा कि इसको भी वेलोसिटी मिल जाएगी, और जब तक इसकी वेलोसिटी और कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी सेम ना हो, तब तक उसके ऊपर उतनी दूरी तक वो घसीटता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखना। चलो अब यहां पे देखते हैं, वही चीज लिखा हुआ है, कन्वेयर बेल्ट की स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली याद रखना ब्लॉक की भी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होनी है ना, ताकि कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में आ जाए। और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कितना डिस्टेंस तक ब्लॉक जो है वो बेल्ट के रिलेटिव मूव करता रहेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट। जब तक, तो उस पर रेस्ट में आने का मतलब वेलोसिटी 0 मत कर देना, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी बेल्ट के वेलोसिटी के बराबर हो गई होगी। क्लियर? तो बच्चों अब देखो सीधी सी बात है कि यहां पे आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन जो लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, यही इसको एक्सेलरेट करवा रहा है। ठीक है? और इनिशियल वेलोसिटी इसकी लेंगे हम लोग 0, और फाइनल वेलोसिटी जो होगी इसकी वो होगी जब तक कि इसकी स्पीड भी जो है वो क्या हो जाए? 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर ना हो जाए, जो कन्वेयर बेल्ट की स्पीड है। तो ऐसा होने के लिए आखिर ये कब तक घसीटता रहेगा, ये डिस्टेंस ही आपको यहाँ पे निकालना है। ये तो बहुत आसान है, सीधी सी बात है। ये एक्सेलरेशन कौन पैदा किया? Fk। और Fk क्या होता है बच्चों? तो Fk के लिए आप क्या करोगे? तो Fk इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल, है ना, तो नॉर्मल की जगह mg लिख दोगे, और n जो है mg के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो, जो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, Fk इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आखिर ये a काइनेटिक फ्रिक्शन से ही मिला है, तो वही काइनेटिक फ्रिक्शन लिख देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स यही लग रहा है। फिर Fk की जगह आप लिख दो म्यू mg, तो m इंटू a, तो mm कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया म्यू g, और म्यू कितना है? 0.5, g से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कितना डिस्टेंस चला होगा इसके ऊपर, इसके लिए हम लोग काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, इनिशियल क्या है? 0, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला 2 इंटू 5 इंटू डेल्टा एक्स,
तो 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 4/10, तो 4/10 यानी 0.4 मीटर। तो 0.4 मीटर जो है ये आंसर हो गया। तो कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको डील करना है, ठीक है। तो इसको लिख लो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखो 35 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक स्यूडो फोर्स से, जिससे मैक्सिमम लोग उसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको स्यूडो फोर्स के बजाय बहुत आराम से आप इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो। इससे कोई स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। यहां क्या बोल रहा है कि ये एक, मान लो कि एक कार है, कुछ भी मान लो, एक गाड़ी जो है मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन है अल्फा, और इसके आगे ये एक ब्लॉक रखा गया है। तो आप तो सोचोगे कि ये ब्लॉक टपक के गिर जाएगा नीचे mg फोर्स से, लेकिन बच्चे ये गिरने से बच भी सकता है, क्योंकि अगर इस ब्लॉक को आगे ले जाओगे तो ये ब्लॉक इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल फोर्स, और जैसे ही नॉर्मल फोर्स पैदा होता है बच्चों, वैसे ही समझ जाओ कि वहां फ्रिक्शन भी आने का चांस बढ़ गया। तो इसका मतलब है ये छोटा वाला ब्लॉक और इसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की ओर, और वो फ्रिक्शन हो सकता है mg को संभाल ले। तो इसका मतलब है इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लगना जरूरी है, और नॉर्मल फोर्स तभी लगेगा जब ये आगे एक्सेलरेट करेगा। तो वही पूछा है कि एक्सेलरेशन की ऐसी क्या वैल्यू हो ताकि फ्रिक्शन जो है इस ब्लॉक को गिरने से बचा सके। वही लिखा हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टैक्ट विथ कार्ट मतलब वही गाड़ी है, सी जो फिगर में दिखाया गया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू, द एक्सेलरेशन अल्फा विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग, है ना, उसको गिरने से बचाए। तो इसके लिए आपको इसमें से कौन सा रिलेशन वैलिड है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की। तो देखो 35 को कैसे सॉल्व करेंगे। 35 में सबसे पहले आप ये तो समझ गए कि आखिर क्यों इसको एक्सेलरेशन चाहिए होगा, ताकि उसके ऊपर क्या लग सके, नॉर्मल फोर्स। तो ये रहा आपका ब्लॉक, ठीक, ब्लॉक पे लगेगा नॉर्मल फोर्स। अब ये ब्लॉक इस कार्ट के साथ साथ जा रहा है, अगर इस कार्ट को अल्फा एक्सेलरेशन है तो ब्लॉक को भी आगे की ओर अल्फा होगा। अभी हमने कहा कि अगर हम लोग बस में बैठते हैं तो बस की वेलोसिटी, बस का एक्सेलरेशन भी हम लोग को मिल जाता है। तो यहां ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है वो देखेगा कि ये इसके साथ साथ आगे एक्सेलरेट कर रहा है। कौन? ये छोटा वाला बॉल, ठीक है। इसके अलावा इस पे नीचे लग रहा है आपका mg, ठीक है, और ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन जो है ये इसको गिरने से बचाएगा। तो पहले देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हें क्या दिखेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखेगा ये ब्लॉक आगे जाता हुआ, और उस पर फोर्स लगेगा नॉर्मल। तो लिखेंगे n इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है बच्चों वो है अल्फा। तो n इक्वल्स टू हो गया मास इंटू अल्फा, ठीक। अब अगर इसको नीचे स्लाइड होने से गिरना है तो ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन होना चाहिए, एफएस मैक्स की जो वैल्यू यहां पे होनी चाहिए, वो बड़ा या mg के बराबर होना चाहिए। एफएस मैक्स की वैल्यू अगर बड़ा है, मान लो नीचे mg लग रहा है 40 न्यूटन और एफएस मैक्स लग सकता है 50, तो आराम से गिरने से वो बचा लेगा। इसका मतलब यदि कि ऊपर भेज देना, फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना डिमांड होता है, फ्रिक्शन लगेगा उतना ही जितना डिमांड होगा। हाँ, हो सकता है कि एफएस मैक्स का वैल्यू ज्यादा हो लेकिन लगेगा नहीं। जैसे मान लो कि एफएस मैक्स की वैल्यू 60 न्यूटन है और मेरे को इधर कोई 20 से खींच रहा है, तो मेरे पे फ्रिक्शन 20 ही लगाओगे। एफएस मैक्स का मतलब है कि इतना तक इसकी कैपेसिटी है। तो जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो mg से या तो बराबर होनी चाहिए, कि कम से कम mg के बराबर हो, या उससे ज्यादा भी हो तो भी दिक्कत नहीं है। तो एफएस मैक्स के जगह क्या लिखोगे, म्यू इंटू नॉर्मल ग्रेटर और इक्वल टू mg। नॉर्मल के जगह क्या लिखोगे बच्चों, मास इंटू अल्फा, तो लिखेंगे म्यू m इंटू अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू m इंटू जी। अब यहां से देखो क्या कैंसिल हो गया, यहां से m और m हो गया कैंसिल। तो आपको पूछ रहा है अल्फा, है ना,
तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? सो अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल्स टू जी बाई म्यू, है ना? यही पूछा है ना अपने को, अल्फा का ही रिलेशन पूछा है। तो अल्फा जो होना चाहिए जी बाई म्यू से या तो बड़ा या बराबर होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। आप थोड़ा सा सोचें। अब इसी को कुछ लोग स्यूडो फोर्स से बनाते हैं।